मित्रों, हमारे साथ मौजूद हैं करणवीर अरोरा, द चीफ विजनरी ऑफ विमानिका कॉमिक्स, टेडेक्स स्पीकर, होटेलियर एंड व्हाट नॉट। हमें इनके बहुत सारे शेड्स हैं जो शायद हमें अभी तक पूरी तरह से पता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, करण सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर टाइम। आपने अपने इस व्यस्ततम दिनचर्या में से हमारे लिए थोड़ा बहुत समय निकाला। इसके लिए कॉमिक्स एंड यू विद सिद्धार्थ बोस की तरफ से मैं, सिद्धार्थ बोस, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने ये मंच सुशोभित किया। कैसे हैं सर आप? अरे बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। आपने हमें इस मंच पे इनवाइट किया, हमें एक मौका दिया। और आपका तो मैं ये जो डिग्री आप कर रहे हैं, पीएचडी इन कॉमिक्स, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, लेट मी से। थैंक यू वेरी मच सर। सर, मेरी कोशिश यही है कि हमको कॉमिक्स, भारतीय कॉमिक्स को आगे लेके जाना है। और मेरा जो शोध है, मेरा जो शोध का विषय है, वो भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को लेकर ही है कि हमें किसी विदेशी कॉमिक्स या किसी भी, हमें कुछ भी बाहर से हमें आयात करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास वो सारी सुख सुविधाएं, हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स, सारे तत्व मौजूद हैं जो भारतीय कॉमिक्स को एक बहुत ही सफल व्यवसाय बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम सर, हम शुरू करेंगे विमानिका कॉमिक्स से। जैसा हमें पता है कि विमानिका कॉमिक्स जो है हमारे भगवान और हमारे जो है माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, हमारे आराध्यों को एक नया रूप, एक नए रंग में जो है इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो सर, हम विमानिका कॉमिक्स के बारे में जानना चाहेंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपके बहुत सारे शेड्स हैं, उसमें से ये विमानिका का कॉन्सेप्ट कैसे निकल गया? आपने तो बहुत डीप और एंशिएंट क्वेश्चन पूछ लिया बेसिकली क्योंकि हमने ऑलमोस्ट अभी इन 8-9 मंथ्स में, आप कह लीजिए दिस अप्रैल में जो आएगा, कमिंग अप्रैल में नेक्स्ट ईयर, हमारा 15 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओहो, कांग्रेचुलेशंस। 15 इयर्स, यस, थैंक यू सो मच। और इसलिए मेरे लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा एंशिएंट है, क्योंकि 15 साल पहले मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मुझे याद है, इवन दो इट्स फार अवे, आई रिमेम्बर दैट मैं मार्केटिंग में था। मैं ताज पैलेस होटल में, दौला कुआं में, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में था पहले। तो मैं मार्केटिंग भी करता था वेरियस कंपनीज की, एंड आई हैव स्ट्रगल्ड इन दैट फील्ड अ लॉट बेसिकली, बिकॉज मेरी, एज आई से इन माय, जो मेरे टेडेक्स का जो टॉक होता है जी, अगर आपको अवेयरनेस होगी, मैंने अपने स्टेज पे भी टेडेक्स में बोला था कि मेरे को वो जो एजुकेशन होता है, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जो हमें सिखाया जाता है स्कूल में, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, या फॉर्चुनेट भी कह सकते हैं, कि मैंने वो क्रॉस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया। और मैं अपना 10th में ही मेरा सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हैं, फ्लॉप शो हो गया, और ड्रॉप आउट के बजाय मुझे पुश आउट किया गया। अगर मैं स्टडीज में बैड नहीं बोलूंगा, पर ओवर द इयर्स आई हैव रियलाइज कि मेरा फोकस नहीं था। ओके, ठीक है, मेरा फोकस नहीं था क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। अब आप वही ट्रायंगल के बारे में सीख रहे हो, और वही एक्स के अराउंड कैलकुलेशन कर रहे हो, फाइंड और योर आप एक्स। एमआरपी और यस एब्सोल्युटली वो फॉर्मूला में, और एमआरपी और सेलिंग प्राइस का क्या डिफरेंस है, यही माइनस सबट्रैक्ट कर रहे हो आप। तो उसमें मेरे को बहुत बोरिंग लगता था। कोई एक दो सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश था और हिस्ट्री था, जो मुझे बहुत उत्साहता था, मतलब बहुत एक्साइट करता था, आप कह सकते हैं, बहुत खुशी देता था। और मुझे मेरे को इंटरेस्ट इतना क्रिएट करता था कि मैंने हिस्ट्री में अच्छा किया, यही दो सब्जेक्ट्स, इंग्लिश और हिस्ट्री में। और शर्म की बात है कि मैं अपने जो मेरी मातृभाषा है हिंदी में, मैं ज़्यादा कुछ स्कोर नहीं कर पाया। मुंबई का लड़का था, बांद्रा में रहता था, बांद्रा बॉय कहलाता था, पाली हिल के एक स्कूल में पढ़ता था। वो प्रिविलेजेस मेरे को मिले, सक्सेसफुल नहीं कहूँगा, पर एक रिच लाइफ जो होती है, वो प्रिविलेजेस बचपन में मिले। बट ड्यू टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स
ज़्यादा लोग जानते नहीं है। पर्सनली मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत हुई, फैमिली क्राइसिस बड़े हुए। वो बाद में जब मैं एक बुक लिखूंगा अपनी लाइफ स्टोरी की, तो वो उसमें वो सब डिटेल्स होंगे। और उसकी वजह से मेरा फोकस नहीं हो पाया स्कूल में, और मैं फोकस नहीं कर पाया, और वैसे ही इंटरेस्टिंग नहीं था जैसे मैंने आपको मेंशन किया। तो मैं एक ब्रैट सा बन गया था स्कूल में। मैथ्स में भी वीक था, हर चीज में जो सब्जेक्ट्स बहुत अव्वल करने थे उसमें मैं जीरो था, और जो स्कूल सिस्टम में बहुत जरूरी थे। तो मुझे 10th में किक आउट कर दिया। और मैंने तो इनफैक्ट डिसाइड किया था, मैं सबको बोला था कि मैं इस बार देखो 10th में क्या लेके आऊंगा, और 80% का मैंने सबको ऐलान किया था, चैलेंज किया था मैं करूंगा, और 60% भी नहीं लेके आया। मैं तो फ्लॉप शो हो गया, फेल ही हो गया, और मुझे निकाल दिया। तो स्कूल मेरे से बहुत खुश नहीं था। वो स्कूल बहुत आईसीएसई बोर्ड था, बड़ा अच्छा लेवल का स्कूल था, वन और ऑफ द बेस्ट बोर्ड्स इन इंडिया, हाँ, तो आईसीएसई। वो उनको उनके लिए बहुत थोड़ा सा ये हो गया कि यार 6th स्टैंडर्ड से यू हैव नॉट बीन डूइंग वेल, ठीक है, तो आपकी रिपोर्ट कार्ड भी बहुत गलत है, आप बार बार प्रिंसिपल के स्कूल ऑफिस के बाहर खड़े रहते हो, एक फेलियर से हुआ। तो मेरा इमोशनल और मेरा जो सेल्फ एस्टीम था बहुत खत्म हो गया था। तो मेरी मदर ने मुझे ऐसे स्कूल में डाला, वो चलो डिटेल्स में मैं बताऊंगा, पर मैंने टेडेक्स में भी मेंशन किया है कि उसका नाम गेद्दे था, जो एक हॉस्टल था साउथ में, जिसमें वो लोग उल्टा सिस्टम था, स्टडीज में फोकस ही नहीं करते थे वो लोग। उनके जो प्रिंसिपल थे वो बोलते थे आप स्टडी मत करिए, आप जो आप चाहते हैं दिल से, अगर आपको इंटरेस्ट है तो करिए, अगर स्टडीज में है तो करिए, नहीं तो फोर्स मत करिए अपने आप। तो उसमें लकड़ी अपने आप काटना, वेजिटेबल्स को अपने आप कुक करना, खाना अपने आप बनाना, झाड़ू पोछा। जंगल में हम रहते थे, कोई मीडिया नहीं था, कोई आर्टिकल्स हम पढ़ नहीं सकते थे, न्यूज हमको नहीं पता था क्या हो रहा है दुनिया में। तो 5 साल तक मैं वहाँ एक तरह से आप कह सकते हैं वो जंगल में एक जंगल बॉय सा बन गया था, लंबे बाल। अज्ञातवास में थे आप 5 साल। हाँ, वो आप कह सकते हैं आश्रम ही था, अज्ञातवासी था। तो एक वो एक आश्रम ऐसा था कि जो मतलब आप हमारे जो फेमस आश्रम है इंडिया में, क्या नाम है उनका, वो बहुत फेमस आश्रम है, वैसे एकदम सिस्टम बनाया था उन्होंने। और उसमें मतलब आपको एकदम अपने आप से कनेक्ट कराते थे, तो उससे मेरा सेल्फ एस्टीम बड़ा स्ट्रांग हुआ, जो खत्म हो गया था। और मैं लिखने लगा था स्टोरीज उधर। और मैंने फर्स्ट टाइम रियलाइज किया कि मैं पोएट्री, कॉम्पोजिशंस, स्टोरीज, स्टोरी क्या बात राइटिंग, है। हाँ फैंटेसी राइटिंग कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसे 3 स्टोरीज लिखी थी जो अभी तक मुझे याद है, जिसके लिए मुझे सराहाया गया था वहाँ प्रिंसिपल ने। और मेरी मदर को लेटर लिखा था कि ये जो लड़का है हर चीज में फेल है, बट ये एक चीज में बहुत अच्छा है कि ये जो चीज पकड़ लेता है उसको करके रहता है, और इमेजिनेशन इसकी है, और क्रिएटिविटी इसमें है। तो फिर वही चीज मेरे दिमाग में बैठ गई, और मैंने बोला मैं इसमें बिल्ड करूंगा। और बचपन से मेरे जो ब्रदर साहब थे, मेरे बड़े भाई थे, वो हमें बचपन से 9-10 साल की उम्र में मैं और मेरी बहन को 9 से 10 बजे बेड टाइम स्टोरी नरेट करते थे। क्या और बात है। उनकी स्टोरीज कलेक्शंस वैरिड होते थे, जिसमें महाभारत से लेके रामायण से लेके लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तक वो नरेट करते थे। वाह। हाँ, वाह। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वो ऐसे नरेट करते थे, उनका जो आर्ट ऑफ नरेशन था वो इतना जबरदस्त था, इतना बोलते हैं इतना ओरेटरी ओरेटरी था, इतना वेल इमेजिन था कि हम लोग ऐसे लगता था कि हम एक मूवी देख रहे हैं। सिनेमैटिज्म और सिनेमैटिक डेफिनेशंस, नरेशंस, हमने सीखा कि ये तो क्या, उसमें तो मेरा सिस्टर का मुझे पता नहीं, पर मैंने ये चीज से मैं बहुत मुझे उत्साह हुआ, और मैंने ये सब चीजें सीखी। और मैंने मैंने बोला कि मुझे मैंने देखा कि मैंने नोटिस किया, जब फिर मैं जब 17-18 का साल का था आश्रम में, मैंने नोटिस किया कि ये जो कॉम्पोजिशंस में लिख रहा हूँ ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेडेड थी, मेरे ब्रदर की वजह से, मेरे भाई साहब की वजह से।
और मैंने रियलाइज किया कि ये जो मैं स्टोरीज लिख रहा हूँ, और आप यूएस को देखें, मैं उधर से इंस्पिरेशन भी ले रहा हूँ वेस्टर्न से। और मेरे इंटरव्यूज में भी जब मैंने लॉन्च किया था वैमानिका का, मैंने बोला था बहुत सारी न्यूज चैनल्स को कि हमारे यहाँ करोड़ों कहानियां हैं, लेजेंडरी, पुरानी, असली और सच्ची जो हुई, पर उन कहानी, वो जो कहानियां हैं वो हमारे दर्शकों के तक सही से पहुंच नहीं पाती, क्योंकि उनको उनका प्रेजेंटेशन, आर्ट ऑफ नरेशन सही से नहीं किया गया। करेक्ट। वेस्टर्न वर्ल्ड में उनके पास में कहानियां ही नहीं है, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, 200 साल की होगी मैक्सिमम, 200-300 ले लो आप, और उनके पास में स्टोरीज नहीं है। वही कोई फोकलोर से लेके वो अपनी एक फिक्शन कहानियां क्रिएट करते हैं, पर जो उनका आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है वो इतना जबरदस्त है कि भाई साहब तहलका मचा देते हैं दुनिया में। J.R.R. टॉलकिन तो चलो ग्रेट ब्रिटेन से आते हैं, लंदन से आए हैं, यूरोप के साइड से आए हैं। उनने, मैंने स्टडी किया तो सालों साल लग गए उनको। J.R.R. टॉलकिन की जो बुक ने निकाली, जो पूरी यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का, हॉबिट का, सिल्मरिलियन, ये सब जो उनने सीरीज लिखी थी, ये इनको मतलब 30-40 साल तो उसमें ही लग गए होंगे। उन्होंने नई लैंग्वेज भी क्रिएट की। मतलब मैंने जब उनका दृढ़ निश्चय देखा, उनका पैशन देखा, मैंने बोला भाई अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्या फिर हम बात निकले, है। हाँ, फिर हम निकले अपने आश्रम से। और फिर जब हम रियल लाइफ में आए तो हमारे माइंड में था कि हमें ऐसी पिक्चरें बनानी है। मुझे याद है जब मैं मार्केटिंग कर रहा था तो मैंने ये आई जस्ट इंटरनेट, इट वाज वेरी एक्साइटिंग दैट टाइम टू मतलब ब्राउज द इंटरनेट। और वो टाइम ऐसा था, जो वो डायलिंग सिस्टम था, उसके बाद में आप जानते ही हैं, उसके बाद में फिर वो इंटरनेट एक्सेस करता, सब कुछ एकदम नया नया था, एक्साइटिंग था। उस टाइम पे जब मैं इंटरनेट पे जा रहा था तो मैंने देखा कि करण की कहानियां मुझे बहुत उत्साह देने लगी, क्योंकि मेरा नाम करण बिल्कुल वीर है। और जब जहां भी मैं मार्केटिंग करता था तो मुझे सब लोग पूछते थे, मेरे अपने क्लाइंट्स मुझे पूछते थे कि आपको मतलब पता है, प्रोडक्ट को आप छोड़िए साइड में जो आप बेच रहे हैं, आप पहले बताइए आपका आपका जो नाम है जी। इसका मतलब क्या है। तो मैंने बोला मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था हिस्ट्री के बारे में। मैंने बोला मुझे बस थोड़ा थोड़ा पता, कि वो मेरे भाई साहब बचपन में नरेशन करते थे, तो मेरी दादी नानी भी हमें नरेशन कभी कभी करती थी। तो जी। महाभारत का है करण, उनके नाम पे इंस्पायर किया गया। बोला हाँ, पर आपको उनके बारे में पता है कुछ, क्यों किया? मुझे किसने बोला कि आप देखेंगे ज्यादातर हमारे देश में करण का नाम जो है हम अपने बच्चों को ज्यादा देते हैं, जी। बल्कि अर्जुना जो है, अर्जुन जो है हमारे पांडव, उनका नाम बहुत कम बच्चों को दिया जाता है। तो मैंने थोड़ा सोचा, मैंने बोला ये क्यों? मैंने स्टडी किया तो करण की लाइफ से मैं बहुत इंस्पायर हो गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे सिद्धार्थ, मैंने अपना स्केच बनाया, आई थिंक 17-18 की एज में मैंने अपने आप ड्रॉ करके फर्स्ट टाइम स्केच बनाया, बहुत सुंदर सा। और सैडली मेरे पास वो उसकी फोटो नहीं खींची, ना मोबाइल था, ऐसे स्मार्टफोन्स इतने नहीं थे, फीचर फोन्स थे, तो मैं फोटो नहीं खींच सका। और वो जो चार्ट है मैंने वॉल पे चिपकाई थी, पता नहीं कहाँ चली गई, मेरी मदर ने रखी थी। पर उसके बाद में मेरे फॉर सम रीजन मेरा जो ड्राइंग स्किल्स है, जो इलिस्ट्रेशन है, नेचुरली खत्म हो गया, पर जो मेरा राइटिंग स्किल्स है वो बढ़ गया। फिर मैंने स्टोरी करण पे लिखी इंस्पायर होके, और मैंने स्टडी किया कि उनकी लाइफ पे, क्योंकि खाली 16 या 17 किताबें एज अ पोएट्री या पोएम्स उन पे लिखी गई है, और एक दो हैं जो उनकी स्टोरी के बारे में लिखी है। आप कह सकते हैं मृत्युंजया, द इमॉर्टल बाय शिवाजी सावंत। तो वो बहुत रिसर्च के बाद में शिवाजी ने, सावंत जी ने वो किताब लिखी है, और वो करीबन 80 साल या 100 साल पहले, और बहुत सारे लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेट हुई और पब्लिश हुई पूरे वर्ल्ड में। बहुत बड़ी बेस्ट सेलर थी, और वो तो पहले एक प्ले था। तो मैंने ये देखा, मैंने बोला यार ये क्या रीजन है, क्या ये लोग अर्जुन पे क्यों नहीं लिख रहे हैं, करण पे क्यों, क्या है ये करण पे?
तो मैंने स्टडी किया, मुझे रियलाइज किया ये बहुत करिज्मेटिक कैरेक्टर था। और फिर सडनली मुझे याद आया कि मैं 12-13 साल की उम्र में अपनी मम्मी को जाके बोलता था मुझे एक सपना आता है और वॉरियर है जो मतलब चेन्ड है किधर हेवेंस में, और वो मुझे बुला रहा है। ड्रीम आया था तो मुझे लगा कि वो करणवीर जो है जी। वो वही करण होएगा। तो मैंने अपनी मदर को बताया कि ऐसा वॉरियर है। तो मेरी मदर ने बोला कि आप इस चीज को अपने माइंड पे रखो, उसको बिल्ड करो, क्या बात चीज है ये, क्यों आपको आवाज देता है कि मेरी कहानी को नरेट करो दुनिया के सामने। जी। मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले मेरे बारे में। तो मुझे समझ नहीं आया उस टाइम, और मैं हिस्ट्री में बहुत हंसता था, हमारे महाभारत रामायण पे 16-17 की उम्र में मैं बहुत हंसता था। मैं बोलता था ये सब सच नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बकवास है ये। मैं लोगों से आर्ग्यू करता था ये क्या है, ये कृष्ण जी ने ये गीता लिखा है, ये ऐसा बोल रहे हैं, ये ऐसा न्यूक्लियर वेपन्स, उड़न गुड़ोले, ये सब ये क्या है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ था ही नहीं। हम ऐसे हैं अभी आज की डेट में, तो हम हिस्ट्री में क्या होंगे, कुछ भी नहीं, ये तो ऐसी फिक्शन मनगढ़ंत कहानियां हैं खाली सिखाने के लिए। तो मुझे किसने बोला, कोई प्रोफेसर थे, मेरे साथ आर्ग्यूमेंट बहुत हो रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि करण आप आर्ग्यू बहुत कर रहे हो इस चीज के बारे में, थोड़ा सोचो, कि आप सोच लो कि आप ये 99% अनट्रू है जो आप बोल रहे हो। लेट्स से कि मैं मान लेता हूँ महाभारत था अनट्रू, सच नहीं था, झूठ था, रामायण भी झूठ था, पर अगर 1% भी अगर सच निकला तो आप सोच सकते हैं क्या इसका मतलब हो सकता है, क्या होएगा सिचुएशन उस टाइम पे, या फिर कैसा सच होएगा, आप इमेजिन कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सोचा कि अगर 1% भी सच है, क्योंकि इतने सारे लोग इतने हजारों सालों तक झूठ पे विश्वास तो नहीं कर सकते। ये कहानी में कुछ तो होगा कि हमारे करोड़ों लोग, हमारे भारत के लोग इतने सालों तक इस चीज पे विश्वास करते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने परिवारों को सिखाया है, अपने जनरेशन्स को आगे नरेट किया स्टोरीज, और वो कहानियां इतने सालों तक, हजारों सालों तक जिंदा है, उनका रूह भी जिंदा है, ये क्या मतलब है। तो फिर मैंने इस चीज को समझा और मैंने बोला कि अगर 1% भी ट्रू है तो ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, मुझे इसमें डेल्व करना चाहिए। और मैं डेल्व किया, मैंने स्टडी किया, और मैं पागल हो गया कि न्यूक्लियर वेपन्स, फ्लाइंग चैरियट्स, वॉरियर्स ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड। मैंने बोला हम तो 10,000 टाइम्स एडवांस थे आज के टाइम से। महाभारत का कोई फैमिली फ्यूड नहीं थी जैसे लिखा गया हिस्ट्री में, हमें तो व्हाइट वॉश किया जा रहा था, ब्रेन वॉश भी नहीं, व्हाइट वॉश। तो मैंने बोला इतने सालों तक व्हाइट वॉश किया जा रहा है, और हम जब भी हम बात करते हैं हमारे हिंदुइज्म के बारे में, हमारे महाभारत के बारे में, हमें मुंह लटकाना पड़ता है लोगों के सामने, पार्टीज में बोल लो, मीटिंग्स में बोल लो, गेट टुगेदर्स में लोग हमको नीचा देखते हैं। क्यों, क्या मैं क्यों अपने हिस्ट्री के बारे में अशेम्ड फील करूं, क्यों, मैंने क्वेश्चन पूछा, कोई आंसर नहीं आता था। तो मैंने स्टडी किया, और मेरे जब मैं स्टडी करने लगा, जब मैं इंडिया में अपना क्या उसको बोलते हैं, जब मैं आश्रम से आया वापस चंडीगढ़, बॉम्बे से फिर चंडीगढ़ गया, तो मैंने अपने घर पे यहाँ बहुत स्टडी किया, 2-3 साल रिसर्च किया, 2005 से लेके 6-7 में मुझे इंटरनेट पे एक कॉमिक कंपनी है जिसमें देखा एक पोस्टर, एक साधु का लिखा हुआ था, साधु, और वो बैकग्राउंड काली माँ का था मंदिर का, और सामने आप देखेंगे बैकशॉट था साधु का, तो याद है। तो मैंने बोला ये क्या चीज है, मैं तो बड़ा उससे मैं इंट्रिग्ड हो गया, मैंने बोला ये तो माइंड ब्लोइंग है भाई, ये क्या चीज हो गई, और मैं इतना एक्साइटेड हो गया, क्या ग्राफिक्स हैं और हमारे इंडियन हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। तो मैंने देखा तो वर्जिन कॉमिक्स है, मैंने बोला ये तो ठीक है, बट ये वो आदमी तो मीलों दूर दूर बैठा हुआ है, 7 समुंदर पार है। वो आदमी बैठे बैठे हमारे वहां से बैठे बैठे हमारे इतिहास के बारे में, हमारे पुराण और हमारे जो कहानियां हैं हमारे पुराणों से, हमारे वेदों से, उसके बारे में कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस लॉन्च कर दिया है। और मैं यहाँ बैठा हूँ इंडिया में, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, शर्म आती है, अगर मैं नहीं कर सकता तो मुझे तो करना चाहिए। तो मैंने बोला मैं करूंगा, बट उससे पहले मैंने सोचा कि मैं इसकी ना मूवीज बनाऊं। पर मुझे किसने बोला, मुझे बाद में समझ आया, क्योंकि मैं बॉलीवुड में भी एसोसिएटेड था, मेरी फैमिली भी बहुत एसोसिएटेड थी,
तो मैंने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ में बहुत एसोसिएट किया हुआ है बॉम्बे में। मैंने उनका रूप देखा हुआ है असली में कि कॉपीराइट और आईपी का कोई चीज वैल्यू नहीं है इंडिया में, आपको तो पता ही है। और अभी कॉपीराइट लॉज स्ट्रांग हुए, नहीं तो 10-20 साल पहले कुछ नहीं थे, मायने नहीं रखते थे, करेक्ट। उनके कोई लॉज नहीं होते थे। तो वहां बॉलीवुड में कहानियां चोरियां करनी, गाने, ये सब तो नॉर्मल था। ऑल तो आर मैंने बोला अगर मैं इंस्पायर्ड। इसको, हाँ, अगर मैं इसको कहानी को नरेट कर दूंगा या लिख के उनको मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिट करूंगा मूवी के लिए, क्यों, मेरे पास तो फंड्स नहीं है पर, और मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, पर अगर मैं ये करूंगा तो ये तो 100% चोरी हो जाएगी और फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा मैं ऐसे करता हूँ, कॉमिक्स का तो मुझे अच्छा ही लगता है, क्योंकि जो आर्ट ऑफ नरेशन कॉमिक्स में है, आप एक तरह से सिनेमैटिक व्यू लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, एक मूवी जैसा ही है, बट इट्स ऑन पेपर, it's like a storyboard only, but it's a more you could say a more solid storyboard. It's not rough sketches or panels, but it's actual narration of graphics. तो मैंने बोला यार ये स्टोरी टेलिंग विद ग्राफिक्स, ये अगर मैं लॉन्च कर दूं तो ये मैं इसको कॉपीराइट भी कर सकता हूँ, पब्लिश भी हो जाएगा, और मेरा कोई स्टैंड रहेगा मार्केट में, आई विल बी एबल टू फाइट फॉर माय स्टोरीज इफ दे आर स्टोलन। तो मैंने लॉजिकली सोच के फिर मैं अपने एक पार्टनर को लेके आया जिससे मैं डिस्कस करता था, अर्शदीप सिंह था उनका नाम, और स्टार्ट में वो आए थे। और बातचीत में बॉम्बे में मुझे याद है मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने गाड़ी में ही बोल दिया चलाते चलाते, यार भाई विमानी का नाम कैसे रहेगा। तो हम उस टाइम नाम सोच रहे थे, तो उसने बोला ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने बोला ये तो वैमानिका शास्त्र से आया है इंस्पायर, तो मैंने बोला वैमानिका शास्त्र, व्हाई नॉट वैमानिका। और ये ऐसा नाम है जो ज्यादा यूज नहीं किया गया है, इसका इस्तेमाल भी कमर्शियल वैल्यू के लिए हुआ नहीं है। मैंने बोला यार ये एक ओरिजिनलिटी भी देगा, ये हमारी जो कंपनी जिस चीज के लिए स्टैंड करती है वो भी एक्सप्रेस करेगा और प्रोजेक्ट करेगा बाहर। मैंने बोला इस चीज को, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया है। मैंने बोला चलो लेट्स गो हेड, और हमने इसको कॉपीराइट कर दिया, इसका पूरा ट्रेडमार्क किया, रजिस्टर किया, और फिर आगे हम बढ़े। और ऐसे वैमानिका हमने, फिर मैंने बॉम्बे में आके, मेरे एक पार्टनर थे स्टार्ट में, फिरोज करके उनका नाम था, उनके साथ में मिलके मैंने ये फिर लॉन्च किया, और एक्टर्स वैक्टर्स बुलाए। ये एक ऑलिव्स बार एंड किचन था, उधर हमने मिलन सोमन, रणविजय सिंह और दर्शील जाफरी के साथ में ये कॉमिक्स हमारे द सिक्स और दशा अवतार फर्स्ट 2 टाइटल्स थे, और मोक्षा ये लॉन्च किया। तो ये ऐसे 15 साल पहले 2008 में ऑफिशियली हमने बॉम्बे में इसको लॉन्च कर दिया, विदाउट एनी मार्केटिंग प्लान, विदाउट एनी मार्केट रिसर्च। हमने बस एक्साइट होके, कोई गाइडेंस वाला नहीं था, कोई मतलब कुछ नहीं पता, आता पता, पैसे भी बड़े मैंने लॉस किए, बहुत लॉस किए मनी बेसिकली, बिकॉज कोई था नहीं। और सैडली जो आर्टिस्ट और राइटर्स थे, क्रिएटिव तो थे, बट कुछ ऐसे भी थे जो क्रिएटिवली मुझे चीट करके चले गए, बहुत क्रिएटिव थे, ज्यादा ही क्रिएटिव थे, तो हमें चीट करके गए और ऐसे ही छोड़ दिया, रिलायबल थे नहीं। और वो बोलते ना लॉक अप एंड लॉक अप आर्टिस्ट बोलते हैं उनको, जो जैसे आते थे उनका एक्सपर्टाइज यही था कि कोई नई कंपनी को, बकरे को पकड़ा और उसको लॉक कर दिया, उसके शॉप को बंद करवा दिया, पैसे खा के निकल चले भैया हमारा। तो वो इस चीज में एक्सपर्ट भी थे, ऐसे भी बड़े मिले, और उन्होंने बड़ी सारी कंपनीज को लॉकअप करा दिया। पर उनको ताजुब हुआ कि इस आदमी को इतने फटके पड़े, पैसे इसके इतने चले गए, हमने खा लिए, इसे लॉकअप फिर भी नहीं कर रहा है। क्योंकि उनको पता नहीं था कर्मवीर में ये जो मेरे प्रिंसिपल बात करते थे कि मेरे को होल्ड करने की मेरी बहुत क्षमता है, मैं तस से मस हो जाऊं, जो चीज डिसाइड किया है मैं अपने आप को बेच भी दूं, मुझे वो चीज में सक्सेसफुल होना है तो होना है, और चीज को आगे बढ़ना है तो बढ़ेगी। तो मैं आगे बढ़ा, और वर्जिन कॉमिक्स तो लॉन्च हो गई थी उस टाइम, हम ही थे जो आए थे सेकंड में, वैमानिका कॉमिक्स, और अमर चित्रा कथा थी जो ये काम कर रही थी। तो मैं चाहता था कि हम लोग ये सेम अमर चित्र कथा मुझे बड़े अच्छे लगते थे, जो उनकी स्टोरी टेलिंग थी या स्टोरी थी, तो हमने बोला इसकी आर्ट और स्टोरी टेलिंग को इम्प्रोवाइज करना चाहिए, बहुत इम्प्रूव करना चाहिए। और जो आर्ट वर्क है यूरोप एंड यूएस के, जो सॉरी इंटरनेशनल जो जापानीज मांगा के जो आते हैं, उसको इंस्पायर होके हमें ये बेसिकली ग्राफिक्स ऐसे
प्रोजेक्ट करनी चाहिए कि लोगों को लगे कि वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे इंडिया से भी एब्सोल्युटली, बोलते एब्सोल्युटली। हैं कि हाँ बैड एस, या बोले ग्राउंड ब्रेकिंग, या वेरी अपीलिंग आर्टवर्क्स जो वर्ल्डली हो, जो दुनिया में हम कोई भी दिखाएं कि ये विमानिका है भाई, तो आदमी को प्राउड होना चाहिए कि मेरे कंट्री से देखो कितना अच्छा है। लोग आज दिखाते हैं तो अमेरिकन्स, यूरोपियंस, कोई भी जो फॉरेनर है वो बोलते हैं भाई ये तो बहुत क्या आर्टवर्क है, ये तो क्या बैड एस है, इतना सही आर्टवर्क हमने, आप मार्वल डीसी के साथ में कंपेयर करते हैं, तो ये हमें बहुत प्राउड फील होता है कि यस हम लोग, क्यों हमारा क्या एम बात वही है, था कि ग्राफिक्स फैंटास्टिक होने चाहिए, क्या बात है, ठीक है ना। क्या बात है। हाँ, तो एक ये कॉलेज स्टोरी है। ड्रॉप आउट, एक स्कूल ड्रॉप आउट से एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के फेज तक पहुंचना, करणवीर अरोरा का ये स्टोरी, हमें लगता है आज जितने भी दर्शक हमारे इस एपिसोड को देख रहे होंगे उन सबको एक ही संदेश जाता होगा कि अगर आप में ध्येय है, आपने कुछ ठान लिया है, तो कुछ भी हो जाए आपको उसमें लगे रहना है, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। बात कर रहे हैं हम करणवीर अरोरा के साथ, बात हो रही है विमानिका कॉमिक्स की।